अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। आपने बेटे जब भी वीडियो मेरी ओपन करनी है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, लाइक करने से आपका कोई टाइम ज़ाया नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है। ठीक है, आप लोग जब भी वीडियो ओपन करें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, इसको शेयर भी किया करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। हमने पढ़ा था कि किसी भी जितने भी हमारी डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस हैं, स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर वेरिएशंस के सोर्सेज क्या हैं, वेरिएशन किस तरह से आती है, व्हाट आर वेरिएशंस। मैंने आपको बताया था वेरिएशन क्या होती हैं, ये चेंजेस हैं जो कि इंडिविजुअल्स में आती हैं। ठीक है, वेरिएशन की डेफिनेशन आपकी बुक में भी थी, मैंने आपको जो ईजीएस्ट डेफिनेशन थी वो भी बेटे राइट करवाई। उसके बाद हमने पढ़े वेरिएशन के सोर्सेस। दो मेन सोर्सेस थे, एक था म्यूटेशन और एक था जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया था। आज हम नेक्स्ट जो सोर्सेज हैं वो स्टडी करेंगे। बुक का पेज नंबर 112 आप लोग ओपन करें। थर्ड सोर्स जो है वेरिएशन का वो आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ जीन फ्लो। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। जीन फ्लो, माइग्रेशन। Gene flow occur when individuals from one population migrate to another and introduce new genes in that population. This can introduce new variation within the population. If these new variations prove better in the new population, they can spread through the population. Example, when plant from one area cross-pollinate with plant from a different region, they introduce new characteristics into the population such as improved drought resistance varieties. जो थर्ड अभी मैंने बेटे सोर्स वेरिएशन का स्टडी किया, डैट इज़ जीन फ्लो। व्हाट इज़ जीन फ्लो? नाम से पता चल रहा है कि जीन्स का फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि माइग्रेशन होगी, एक जीन दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, जीन फ्लो कब होता है? जीन फ्लो तब होता है जब एक इंडिविजुअल, यानी कि पॉपुलेशन क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ इकट्ठी रही ना, हम उसको क्या कहते हैं, ये पॉपुलेशन है। किसी भी एक पॉपुलेशन से जब इंडिविजुअल माइग्रेट करके, यानी कि हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जाके न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करेगा, और इस तरह से न्यू जीन जो है वो उस पॉपुलेशन में क्या लेके आएगी, एक वेरिएशन लेके आएगी, एक चेंज लेके आएगी। ठीक है, और अगर ये न्यू वेरिएशन जो है वहाँ पे मतलब उसको अच्छी सहूलतें मिलती हैं, सर्वाइवल मिलता है, अच्छी फूड मिलती है, ठीक है, अपने वहाँ पे चांसेस मिल जाते हैं सर्वाइव करने के, तो ये क्या करती है, ये वहाँ पे बेटे फिर फलती फूलती है और उस पॉपुलेशन में अपने आप को ये इंट्रोड्यूस करवा देती है। ठीक है, तो इस तरह से एक नई पॉपुलेशन जो है वो सामने आ जाती है। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि जब बेटे आप यूँ इसका आप कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक बहुत दूर दराज एरिया, ठीक है, और वहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं और यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि बहुत तेज़ तूफ़ान आया या बहुत तेज़ आंधी आई, उसकी वजह से, यानी कि विंड की वजह से बहुत तेज़ हवा थी। ठीक है, तो वहाँ से कुछ पोलन जो थे वो माइग्रेट करके एक डिफरेंट एरिया पे आ गए। जब वो पोलन्स यहाँ पे माइग्रेट करके आए तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेट किया, क्रॉस पॉलिनेशन का अमल हुआ और एक न्यू वैरायटी प्लांट की सामने आ गई। ठीक है, और एक ऐसा प्लांट बना जिसमें न्यू करैक्टर जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे, और इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यू वैराइटीज़ बन जाती हैं। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है, ड्राउट रेजिस्टेंस वैराइटीज़ जो हैं वो भी इस तरह से हमारे सामने आती हैं। तो बेटे ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया थर्ड सोर्स जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। ठीक है, ईजीएस्ट डेफिनेशन मैंने आपको सब सोर्सेज की लिखवाई हैं, इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप के पेपर में जीन फ्लो की डेफिनेशन आती है तो आप उसको किस तरह से राइट करोगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे कि जीन फ्लो इज़ बेसिकली जीन्स मूविंग बिटवीन पॉपुलेशंस, यानी कि जीन्स का जो मूवमेंट है ना, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जाना, डैट इज़ नोन एज जीन फ्लो। दोबारा बता देती हूँ, जीन फ्लो इज़ बेसिकली जीन्स मूविंग बिटवीन पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि
जब एलीज जो हैं वो पास्ट होती हैं फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जीन फ्लो हुआ है। और कॉमन एग्जाम्पल इसमें हमने क्या पढ़ा, कॉमन जो रियल एग्जाम्पल है, जो सही एक्चुअल एग्जाम्पल है जो देखने में आती है जीन फ्लो की, वो क्या था, पोलन्स का। मैंने आपको बताया था, एक तो ये है कि पोलन जो हैं वो विंड के ज़रिए, हवा के ज़रिए बहुत दूर दराज एरियाज़ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि कभी कभार पोलन जो हैं वो माइल्स अवे, मीलों दूर जाते हैं। या तो मेन क्या था कि ये जो है विंड की वजह से आते हैं, इसके अलावा कभी कभार ये बीज की वजह से भी, मक्खियाँ जो होती हैं ना, बीज जो होती हैं उनके पाँव के साथ जो है ये स्टिक कर जाते हैं पोलन्स, और जहाँ जहाँ वो फ्लाई करके जाती रहती हैं पोलन्स भी जो है इस तरह से दूर दराज के इलाकों में चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके फिर न्यू जो जीन्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह एक कॉमन एग्जांपल प्लांट्स की, आप एनिमल्स की मैं देती हूँ, फिशेस, ठीक है। फिशेस जो हैं, अगर एक स्पेसिफिक एरिया पे कोई फ़िश है वो रहती है, ठीक है, उसके लार्वा हैं। फ़िश तो ये है कि वो स्ट्रॉन्ग वाटर भी अगर हो ना, तो वो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो उसके साथ स्विम नहीं करती या पानी के बहाव के साथ वो आगे नहीं जाती, ठीक है। लेकिन जो उसके लार्वा होते हैं, जो छोटी छोटी फिशेस अभी होती हैं, जो लार्वा उसका है, जो एग्स हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी के करंट के साथ, यानी कि पानी के बहाव के साथ बहुत दूर निकल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके एक न्यू स्पीशी इंट्रोड्यूस हो जाती है, और फिर जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास एक नई वैरायटी आ जाएगी, एक न्यू तरह की फ़िश जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बेटे अगर हम पूरा वर्ल्ड देखें, पूरी दुनिया देखें, तो कायनात, पूरा यूनिवर्स देखें, तो मिलियंस ऑफ हमें जो है वो एग्जांपल्स जीन फ्लो की जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। नेक्स्ट नंबर 4 सोर्स हम पढ़ते हैं, डैट इज रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमीट्स। क्या, रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमीट्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। During sexual reproduction, the pairing fusion of egg and sperm is random. It means that any sperm can fertilize any egg. It increases variation by producing offspring with unique combination of genes inherited from both parents. For example, in human, the random pairing of an egg and one sperm from millions of possibilities leads to children in the same family having different characteristics even though they share the same parents. नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स था जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आती है, डैट इज़ रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमीट। रैंडम का मतलब होता है, रैंडम का मतलब होता है कि खुद से ही, मतलब आप उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहे, रैंडमली वो काम हो रहा है, खुद से ही वो काम हो रहा है, बाय नेचर हो रहा है, ठीक है, कुदरतन वो काम होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रैंडम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएशन का एक मेन सोर्स है कि गैमीट्स की जब पेयरिंग होती है ना, तो वो क्या होती है, वो रैंडम होती है, यानी कि वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो रैंडमली खुद ब खुद ही हो रही है, कुदरतन हो रही है, नेचर के लिहाज से हो रही है। तो जब गैमीट्स की बेटे रैंडम पेयरिंग होगी तो उसकी वजह से भी क्या आती है, वेरिएशन आती है, पॉपुलेशन में चेंज आती है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो आपको पता है कि 2 गैमीट्स बनते हैं, एक होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं। मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है बेटे, न्यू ऑस्प्रिंग बन जाता है, ठीक है। यानी कि जो न्यू ऑस्प्रिंग बना, अब वो किसकी वजह से बना, वो बना कम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से। यहाँ पे दोनों गैमीट थे, एक मेल गैमीट था, एक फीमेल गैमीट थी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की जीन्स यहाँ पे कंबाइन होगी और एक नया ऑस्प्रिंग बना, ठीक है। और वो जो नया ऑस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, लेकिन हू बहू आइडेंटिकल कॉपी उनकी नहीं बनती, उनके जैसा होता है लेकिन उनकी आइडेंटिकल कॉपी नहीं होती। तो ये क्या हो गया कि इंडिविजुअल्स में भी क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। इसकी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं। आप लोग अपनी शक्ल देखो, अपने बहन भाइयों की शक्ल देखो, नो डाउट आप सब बहन भाई जो हो बेटे एक ही पेरेंट्स की औलाद हो, आप सबकी मदर भी एक ही है, आप सबके फादर भी एक है, लेकिन आप सब बहन भाइयों की शक्लें, आप सब बहन भाइयों का आई कलर, आप सब बहन भाइयों के जो हेयर्स का कलर है, हाइट है, स्किन का कम्प्लेक्शन है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितने भी इंडिविजुअल्स हो, जितने भी सिबलिंग्स हो, आप सब के अंदर एक चेंज है, एक वेरिएशन आ रही है। और ये वेरिएशन क्यों आ रही है,
ये वेरिएशन आती है ड्यू टू रैंडम पेयरिंग, यानी कि जब पेयरिंग हुई, ठीक है, एग की और स्पर्म की, ठीक है, आपके पेरेंट्स की के जो एग हैं और स्पर्म है, जब उनकी पेयरिंग हुई तो उनके पेयरिंग के रिजल्ट में क्या होता है बेटे, न्यू ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। और वो ऑस्प्रिंग जो है वहाँ पे जो पेयरिंग होती है, जो जब मतलब न्यू ऑस्प्रिंग बनता है, तो जब जीन्स की पेयरिंग होती है बेटे वो रैंडम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी ऑस्प्रिंग्स पैदा होंगे वो सब क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। नो डाउट कि आप सब बहन भाई एक ही पेरेंट्स की औलाद हो, आप लोगों के पेरेंट्स सेम हैं, लेकिन क्या हुआ कि जितनी भी फैमिली होगी, जितने भी सिबलिंग्स होंगे, दे ऑल हैव डिफरेंट करेक्टर्स इवन दो दे शेयर द सेम पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स सेम होंगे लेकिन आप सब बहन भाई एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। क्यों डिफरेंट हो गए? क्योंकि आप लोगों के जो पेयरिंग हुई है जब गैमीट्स की, तो वो क्या हुई थी, रैंडम हुई थी। इज डेट क्लियर? समझ आ गई? तो ये हमने क्या टॉपिक पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज़ वेरिएशन, वेरिएशन कैसे आती है, वेरिएशन के डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज थे वो 4 यहाँ पे आपकी बुक में थे, वो चारों के चारों मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़ाए। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि जितने भी सोर्सेज मैंने आपको पढ़ाए हैं, मैंने सबकी डेफिनेशंस भी आपको राइट करवाई हैं, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में इनकी डेफिनेशन आ सकती है। तो रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमीट्स की डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लोग नोट कर लो, क्योंकि आपके पेपर में ये भी आ सकती है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमीट्स। तो आप क्या लिखोगे, द मेटिंग हैपन्स, या यूँ लिख लो, इन रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमीट द मेटिंग हैपन्स कम्प्लीटली बाय चांस, ठीक है, विद नो प्रेफरेंस फॉर वू मेट्स विद हुम, यानी कि कौन किसके साथ जो है वो क्रॉस करेगा, ये सिलेक्शन नहीं होती। तमाम की तमाम जो मेटिंग है बेटे वो कम्प्लीटली बाय चांस होती है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई मिस हो गया तो आप लोग उसको राइट कर लो। मैंने क्या कहा, रैंडम पेयरिंग ऑफ गैमीट is a process in which mating happens completely by chance with no preference for preference for who, WHO, who mates with whom, WHOM, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये मैंने आपको जो है सारी की सारी जो है इसकी चारों सोर्सेज की डेफिनेशन बेटे मैंने आपको राइट करवा दी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.5 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमें कैसे पता चला, हमारे पास कोई ना कोई तो एविडेंसेस आए होंगे ना एवोल्यूशन के, तभी हमें पता चला एवोल्यूशन के बारे में। वो कौन कौन से एविडेंसेस हैं उनको अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। बुक का पेज नंबर 112 आप लोग ओपन करेंगे। टॉपिक हमारा है 10.5 Evidences of evolution. There exist many evidences that species have changed and continue to change over time. The following are important evidences of evolution. Number 1, paleontology. क्या है ये word? Paleontology, fossil record. Fossil provide a visual record of evolution. Paleontologists study fossils to observe sequence of evolutionary changes among organisms. For example, the fossils of vertebrate classes show that fishes are the earliest vertebrates, following amphibians, reptiles, then birds and mammals. Fossils of organisms show characteristics of ancestors and their new generations. These fossils bridge the gaps in the evolutionary history of various species and provide evidence of gradual change over time. For example, fossils of Archaeopteryx, a bird-like dinosaur, provide evidence that bird evolved from tetrapod dinosaurs, a reptile. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के एविडेंसेस हमारे पास कहाँ से आए, हमें कैसे पता चला एवोल्यूशन के बारे में, ये सारा अब हमने डिटेल से पढ़ना है बेटे। देयर एग्जिस्ट मैनी एविडेंसेस, बहुत ज़्यादा एविडेंसेस हैं जो कि हमें एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। आपके सिलेबस में कुछ हैं, सारे नहीं हैं। यहाँ पे ये पूरी एक बुक है बल्कि एविडेंसेस के बारे में कि स्पीशी जो हैं वो किस तरह से चेंज हुई हैं, यानी कि ये इवॉल्व हुई हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से जो है ये इवॉल्व होती आई हैं। एक स्पीशी थी वो एक्सटिंक्ट होगी, उसके करैक्टर दूसरे में आए, तीसरी में आए, इस तरह स्पीशी जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। और हमारे पास एवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं वो एविडेंसेस हैं। सबसे पहला जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है डैट इज़ नोन एज
पैलेंटोलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग फॉसल रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। फॉसल्स जो हैं बेटे, फॉसल्स क्या होते हैं? रिमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। वो रिमेन जो है वो बोन्स की फॉर्म में भी होते हैं, वो रिमेन जो हैं वो प्रिंट की फॉर्म में भी होते हैं। कभी कभार रॉक्स के ऊपर पूरे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रिंट बन जाता है, ठीक है, तो उस फॉर्म में भी हमारे पास फॉसल रिकॉर्ड आ जाता है। कभी कभार स्कल्स, बोन्स, ठीक है, उस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो फॉसल जो हैं वो हमें एक विजुअल रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, किसका? एवोल्यूशन का, ठीक है। और पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि फॉसल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, और एवोल्यूशनरी चेंजेस जो ऑर्गेनिजम्स में आई होती हैं उनको स्टडी करते हैं और हमें उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दी हुई है कि अगर हम लोग फॉसल्स बेटे फॉसल स्टडी करें किसकी? वर्टिब्रेट्स की, तो हमें पता चलता है, यानी कि जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये सारा हमें स्टडी करके बताया ना, उन्हीं से हमें पता चलता है कि जो वर्टिब्रेट क्लास है बेटे, इससे हमें इनकी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इनका फॉसल रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे पहले सबसे अर्लीस्ट जो वर्टिब्रेट्स थे वो कौन से थे? दे आर फिशेस। यानी कि फॉसल रिकॉर्ड जो हमें मिला, बहुत पुरानी बोन्स मिली, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड था वो क्या था? फिशेस का मिला। इसका मतलब है फिशेस आर द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स थे वो कौन से थे ज़मीन पे? दे आर फिशेस। और फिशेस के बाद फिर कौन से वर्टिब्रेट्स आए? एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद मैमल्स आए, ठीक है। और ये जो फॉसल रिकॉर्ड है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का बेटे, इससे हमें जो एंसेस्टर हैं, यानी कि जो पुराने जो ओल्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेटे सारा रिकॉर्ड हमें पता चलता है। उनके डिफरेंट टाइप के जो करैक्टर्स हैं वो हमें सारे के सारे पता चलते हैं, और किस तरह से ये करैक्टर जो हैं फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा जो है जब हम फॉसल्स की स्टडी करते हैं तो हमें क्लियरली जो है इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो फॉसल जो है, जो फॉसल रिकॉर्ड होता है, फॉसल ब्रिज जो है, जो एक पूरा गैप है, वो हमें पूरी एक हिस्ट्री बताते हैं, किसकी? एवोल्यूशन की हिस्ट्री, ठीक है। और हमें गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से ओवर द टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरा, किस तरह से न्यू स्पीसीज जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है आर्कियोपटेरिक्स। ये एक वर्ड है जिसका नाम है आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स जो है ये एक बर्ड का नाम है, ठीक है। ये एक बर्ड था, बहुत बड़ा बर्ड था, जस्ट लाइक डायनासोर। डायनासोर की तरह की इसकी शक्ल थी। मैं कोशिश करती हूँ आपको उसकी डायग्राम दिखाऊँ। अभी आर्कियोपटेरिक्स जो है ये एक बर्ड था, और ये डायनासोर की तरह का बर्ड था। ये बर्ड अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉसल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। और जब साइंटिस्ट ने, पैलेंटोलॉजिस्ट ने इसका रिकॉर्ड देखा, इसको ऑब्ज़र्व किया, तो उनको पता चला कि ये बर्ड जो बर्ड्स हैं ना, ये इवॉल्व हुए थे किससे बेटे? बर्ड्स इवॉल्व हुए थे रेप्टाइल से, ठीक है। ये ये पता कैसे चला कि बर्ड जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए? जब उन्होंने आर्कियोपटेरिक्स को स्टडी किया था, ठीक है, तो पता चला था कि बर्ड जो है वो इवॉल्व हुए हैं कहाँ से? रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। जो आर्कियोपटेरिक्स बर्ड था उसके अंदर इस तरह के उसका जो फॉसल रिकॉर्ड था, उसकी जो बोन्स थी, उसको देख के आराम से आइडिया लगाया जा सकता है कि इसका ताल्लुक, इसके लिंक जो हैं, इसके कुछ करैक्टर जो हैं वो रेप्टाइल की तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पीछे आओ तो आपकी बुक में यहाँ पे देखो डायग्राम बनी हुई है आर्कियोपटेरिक्स की। दिस इज़ अ बर्ड, इसका नाम क्या है? आर्कियोपटेरिक्स है। यहाँ पे देखो इसके फीदर के ऊपर क्लास प्रेजेंट है, गौर करो। और ये क्लास आपको कहाँ नज़र आते हैं? ये क्लास हमें नज़र आते हैं रेप्टाइल्स में। लिजर्ड देखो, क्रोकोडाइल देखो, उनके इस तरह के क्लास होते हैं ना। लेकिन अब जो बर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो अभी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर तो ये नहीं ना है। इसका मतलब हुआ आहिस्ता आहिस्ता जब बर्ड्स ने इनका यूज़ करना छोड़ दिया तो एक जनरेशन ऐसी इवॉल्व हुई, एक जनरेशन हमारे पास ऐसी आई जिसमें क्या हुआ कि ये क्लास बिल्कुल ख़त्म हो गए। और अब जो बर्ड हमारे पास मौजूद हैं उन बर्ड्स के अंदर तो ये फीदर के ऊपर क्लास होते ही नहीं है। तो ये फॉसल रिकॉर्ड है, इस फॉसल से इन क्लास को देख के ये अंदाज़ा होता था कि ये बर्ड जो है ये कहाँ से इवॉल्व हुआ था? ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ था, क्योंकि ये जो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर था ये किसकी तरह का था? ये रेप्टाइल्स की तरह का था। तो इस चीज़ से हमने ये पता लगाया कि रेप्टाइल्स जो हैं दे इवॉल्व फ्रॉम, सॉरी जो एव्स हैं, जो बर्ड्स हैं, दे इवॉल्व फ्रॉम
रेप्टाइल्स, ठीक है। तो दिस इज़ आर्कियोपटेरिक्स। अच्छा बेटे, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती है, आप उस पर अच्छा नोट लिख सकते हो, आपको जल्दी याद हो जाता है। यही वजह है कि मैं आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर, आपका माइंड जो है वो करना चाह रही होती हूँ। हम पढ़े हैं आर्कियोपटेरिक्स के बारे में, ठीक है, यानी कि पैलेंटोलॉजी, फॉसल रिकॉर्ड। तो मैंने आपको बताया कि आर्कियोपटेरिक्स से हमें क्या पता चलता है कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स और रेप्टाइल के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है। और जो न्यू बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स हम आजकल देख रहे हैं, ठीक है, ये बर्ड्स इवॉल्व हुए कहाँ से? रेप्टाइल से। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? आर्कियोपटेरिक्स है। आर्कियोपटेरिक्स का जो फॉसल रिकॉर्ड साइंटिस्ट ने पढ़ा तो उनको ये सारा कुछ पता चला, ठीक है। थोड़ा सारा मैं इस बर्ड के बारे में आपको बताऊंगी। ये एक इंस्टिंक्ट बर्ड है, ये ख़त्म हो चुका है, अब ये मौजूद नहीं है। तो ये परफेक्ट मैशअप है किसका? डायनासोर का और बर्ड का, यानी कि डायनासोर की तरह का लगता है और बर्ड की तरह भी लगता है, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों के फीचर्स हैं, ठीक है। इस बर्ड के बारे में आपको बता रही हूँ जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। डायनासोर के फीचर इसमें कौन से हैं? मैंने कहा ना कि डायनासोर के फीचर भी हैं और बर्ड्स के भी हैं, यानी कि रेप्टाइल्स के भी हैं और एव्स के भी हैं। अब डायनासोर के फीचर क्या थे कि इसकी बीक के अंदर, जो बीक है, चूंच है, इसकी चूंच के अंदर बेटे तीथ मौजूद थे। और जो इसकी टेल थी, जो इसकी दुम थी, वो बहुत ज़्यादा बोनी थी, यानी कि उसके अंदर बोन्स प्रेजेंट थी। जो अभी बर्ड्स हैं उनके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। बोन्स प्रेजेंट थी कहाँ? डायनासोर के अंदर, यानी कि इसकी बोन किसकी तरह की होगी? डायनासोर की तरह की होगी। दूसरी सबसे मेन जो चीज़ हमें नज़र आई थी, डैट इज़ प्रेजेंस ऑफ क्लास। इसके विंग्स के ऊपर, इसके परों के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट थी बेटे? क्लास प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने एक चौथा करैक्टर जो हमारे पास आया था जब फॉसिल स्टडी किया इसका, कि इसकी जो बैली थी उसके अंदर रिब्स प्रेजेंट थी, बैली के अंदर। और जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनके अंदर ब्रेस्ट बोन होती है, उनके अंदर रिब्स बोन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर डायनासोर की तरह रिब बोन प्रेजेंट थी, जबकि जो मॉडर्न बर्ड हैं बेटे उनके अंदर ब्रेस्ट बोन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम, इसके अंदर बर्ड्स जैसे फीचर भी थे। इसके बर्ड जैसे फीचर क्या थे? इसके ऊपर क्या था? फीदर्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से ये फ्लाइट फीदर थे, ठीक है, ये फ्लाई कर सकता था। इसके ऊपर विंग्स प्रेजेंट थे और इसका जो फरकूला था वो बिल्कुल, यानी कि जो इसकी बोन थी, डैट इज़ जस्ट लाइक मॉडर्न बर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि ये बर्ड इवॉल्व हुआ था किससे बेटे? रेप्टाइल से, ठीक है। आपकी बुक में इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ आपको एक दो और भी डायग्राम इसकी दिखा दूँ। और ये तकरीबन आज से 150 मिलियंस ईयर्स अगो की बात है, यानी कि लेट जुरासिक पीरियड की बात है जब ये बर्ड हुआ करते थे, ठीक है। और इसका फॉसल जो है, इसका लाइमस्टोन जो है वो हमें जर्मनी से मिलता है, ठीक है। और इसका साइज़ जो था ना, अबाउट द साइज़ ऑफ क्रो, यानी कि जो कौवा हमें अभी नज़र आते हैं ना, क्रो नज़र आते हैं, तो उसके जितना इसका साइज़ था। और इसका जो नेम है वो भी एक ग्रीक वर्ड ही है, आर्कियोप्टेरिक्स, वहीं से जो है इसका हमने नेम लिया। मैं कोशिश करती हूँ कि बेटे आपको जो है ना इसकी पिक्चर्स कुछ दिखा दूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो ज़रा और क्लियर हो जाए। अगर आप इधर आएँ तो हम इसकी कुछ पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है। ये देखें, आपको स्क्रीन पे इस टाइम पिक्चर नज़र आ रही है, दिस इज़ आर्कियोप्टेरिक्स। अगर यहाँ पे आप गौर करो तो बेटे देखो, ये डायनासोर की तरह का लग रहा है देखने में, लेकिन ये बर्ड भी है। ये बर्ड क्यों है? क्योंकि इसके विंग्स प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर, इस बर्ड के अंदर कुछ रेप्टाइल्स की तरह के डायनासोर के फीचर थे। यहाँ पे वो ज़्यादा क्लियर विजिबल है, आपकी बुक वाली डायग्राम में नहीं थे। ये देखो, इनके विंग्स के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है? क्लॉ प्रेजेंट है। इसकी जो टेल थी वो बोनी टेल थी, इस टेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी बेटे? बोन्स प्रेजेंट थी, ठीक है। और इसके जो फीट थे उनके ऊपर भी क्लास जो हैं इधर भी प्रेजेंट थे। और इसकी जो, अगर आप ये देखो ना इनके फीट, तो वो भी जस्ट लाइक डायनासोर ही हमें जो है वो लगते हैं। बेली रिब जो हैं वो प्रेजेंट थी और वो उसमें नहीं होती, ठीक है। तो ये दिस इज़ नोन एज आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। अगर आप इधर आओ, ये भी एक डायग्राम आपको दी हुई है, ठीक है। इसमें कलर वेरिएशन भी थी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंट टाइप की वेरिएशन इस स्पीशी में भी आ रही थी। आर्कियोप्टेरिक्स में ये भी आर्कियोप्टेरिक्स है। ये देखें, इसके भी विंग्स के ऊपर क्लास प्रेजेंट है, जिनकी वजह से इसने अपने आप को
दरख्त जो ट्री है उसकी स्टेम के साथ इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप मॉडर्न बर्ड जितने भी देख लो बेटे, क्रो देखो, आप कोई भी बर्ड देख लो, स्पैरो देख लो, पिजन देख लो, किसी के भी विंग्स पे ये क्लास प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ इसी में प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका फॉसल रिकॉर्ड देखें, दिस इज़ द फॉसल ऑफ आर्कियोपटेरिक्स, ये आर्कियोपटेरिक का फॉसल है जो आपको स्टैंड स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये इसकी टेल है। अभी जो मॉडर्न बर्ड है बेटे, मॉडर्न बर्ड की जो टेल होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके पर ही होते हैं, ये बोन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये बोन जो थी ये सिर्फ और सिर्फ आर्कियोपटेरिक्स में प्रेजेंट थी, ठीक है। ये देखें, ये स्केलेटन आपको नज़र आ रहा है आर्कियोपटेरिक्स में, ये फॉसल रिकॉर्ड है, ठीक है, जो म्यूजियम्स में अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। ये टेल है और इसकी बोनी टेल है जो कि मॉडर्न बर्ड्स में एब्सेंट होती है। फिर ये विंग्स हैं, विंग्स के ऊपर देखो क्लास प्रेजेंट है, मॉडर्न बर्ड्स में क्लास प्रेजेंट नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखाना चाहा ताकि आपका जो है वो कंसेप्ट बेटे फर्दर यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। समझ आ गई होगी अब तो आपको अच्छी। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं, ठीक है। हम पढ़े थे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में मैंने आपको पहला एविडेंस आज कंप्लीट करवाया, डैट इज़ नोन एज पैलेंटोलॉजी। आई होप कि अब आपको इस फॉसल रिकॉर्ड की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बेटे, उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। फॉसल आर द रिमेन्स, इम्प्रेशन और ट्रेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म डैट लिव इन द पास्ट। मोस्ट फॉसल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। मैंने आपको पहले बता दिया था कि फॉसल आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये या तो इम्प्रेशन की फॉर्म में होते हैं या ऑर्गेनिज्म के ट्रेसेस, उनकी बोन्स हमें मिल जाती हैं, ठीक है। और जो मोस्ट फॉसल्स हैं वो ज़्यादातर हमें सेडिमेंट्री रॉक्स ही में जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेटे हमने पहला जो है वो आज पढ़ा। इसके बाद जो सेकंड हमारा है डैट इज़ कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी को इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। कंपैरेटिव एनाटमी भी अच्छी खासी डिटेल से हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज जस्ट मैंने आपको एक ही फीचर जो है वो पढ़ाया है, उसको आपने अच्छी तरह से जो है, एक ही एविडेंस एवोल्यूशन का मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा।